नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक वित्त श्री RK गुप्ता साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारी कंपनी के वित्त विभाग को 2 भागों में बांटा गया है। आपके मार्गदर्शन में विभाग द्वारा संपादित किए जाने वाले मुख्य कार्यों के बारे में हमारे WCL परिवार के सदस्यों को बताएं। मेरे अंडर में कॉस्ट एंड बजट, सेंट्रलाइज पेमेंट, एक्सपेंडिचर, एस्टेब्लिशमेंट, MOU, ये सारे विभाग आते हैं और इनके द्वारा ही पूरा कार्य निष्पादित किया जाता है। सेंट्रलाइज पेमेंट में पूरा जो एक्सप्लोजिव और HMM मतलब हैवी अर्थ इक्विपमेंट मशीनरी जो प्रोक्योरमेंट होती है, सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट आइटम्स हैं कुछ जिनके पेमेंट्स पूरे हेडक्वार्टर से ही रिलीज होते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट में 2 पार्ट हैं, एक रेगुलर एम्प्लॉयज़ का, हेडक्वार्टर के रेगुलर एम्प्लॉयज़ जिनके फ्रॉम वेरी बिगनिंग मतलब फर्स्ट ज्वाइनिंग से लेके उनका रिटायरमेंट ड्यूज तक पेमेंट करना हमारा जिम्मेदारी होती है। दूसरा पार्ट है रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव जिनका मेडिकल बिल्स पूरे सेंट्रली हेडक्वार्टर से पेमेंट किए जाते हैं। ये दोनों विभाग एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में आते हैं। और तीसरा डिपार्टमेंट कॉस्ट एंड बजट, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसको लाइफलाइन भी बोला जा सकता है कंपनी का। इसमें रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट और मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, ये 2 हिस्से इसमें आते हैं। सर, विभाग के कंट्रोलिंग पॉइंट्स कौन से हैं? इन कंट्रोलिंग पॉइंट्स के जरिए वित्तीय मामलों की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है? फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कंट्रोलिंग चीज़ होती है। पहला है डेलीगेशन ऑफ पावर, दूसरा है रेवेन्यू बजट। इन दोनों से हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर, सेट डेलीगेशन ऑफ पावर से जो कोल इंडिया से दी गई है उसके फ्रेमवर्क में हमको काम करना होता है। और दूसरा है रेवेन्यू बजट। हर रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट हर साल के फाइनेंशियल वित्त वर्ष के स्टार्टिंग में कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट हमारे बोर्ड द्वारा अप्रूव किया जाता है। रेवेन्यू बजट पहले कोल इंडिया से एग्री कराया जाता है, उसके बाद बोर्ड में प्लेस होता है और पूरे साल का कहाँ से खर्चा होगा और कहाँ से आय आएगी उसके बारे में पूरी डिटेल स्कीम में रहती है। और ये यहाँ पे एरिया वाइज बजट बना के हम लोग हेडक्वार्टर से पूरा एरियाज़ को दे देते हैं समवेयर इन मई और जून, एंड देन एरिया इनको यूनिट वाइज बजट एलोकेट करते हैं और हर चीज़ का मॉनिटरिंग इससे होता है। और इनवेरिएबली बजट हर चीज़ में लिया जाता है किसी भी खर्चे के पहले। एरियाज़ को X लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, X लेवल ऑफ OB और X लेवल ऑफ ऑप्टेक, 3 चीज़ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, उस पर हम लोग बजट एलोकेट करते हैं। अगर कोई एरिया अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, OBR बढ़ा रहा है या ऑफ्टेक बढ़ा रहा है, तो उसके लिए हम लोग फिर एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट का उन लोगों को पैसा देते हैं। इसका मॉनिटरिंग करने का 2 तरीका हेडक्वार्टर में। एक तो आफ्टर बजट प्रिपरेशन हर महीना हम लोग एक रेमिटेंस शेड्यूल एरिया को भेजते हैं। उसमें प्रीवियस मंथ्स के प्रोडक्शन कितना हुआ और इस महीने का एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन क्या है, उस हिसाब से हम लोग वेरियस एक्सपेंडिचर का डिटेल निकालते हैं और उसके हिसाब से पर्टिकुलर महीने का उनको रेमिटेंस का शेड्यूल डिसाइड होता है। सेकंड है कॉस्ट शीट। हर प्रोडक्शन यूनिट का एक कॉस्ट शीट तैयार होता है। उस कॉस्ट शीट में पूरे खर्चे आते हैं, सैलरी, वेजेज, पावर, स्टोर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, फिर उनका अर्निंग पर मैनशिप क्या है, OMS क्या है, प्रोडक्शन क्या है, OB कितना निकाला, ऑफटेक कितना हुआ, ये सब चीज़ें उसमें आती है। और उससे उस खदान का क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ उस महीने में, वो पूरा उससे निकाला जाता है। हर महीने की जब GM कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है तो उसमें जहाँ जहाँ जो भी कंट्रोलेबल कॉस्ट है, लाइक ओवर टाइम, पावर, POL, एक्सप्लोजिव, इन सब का फिजिकल पैरामीटर से जहाँ भी उस महीने का उसको एलोकेट किया था, जहाँ भी उसका बढ़ता है उससे, तो पूरा इसको इन डेप्थ हायर लेवल मैनेजमेंट पे डिस्कशन होता है और एरिया जनरल मैनेजर्स को उसके बारे में प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस इशू होते हैं कंट्रोल करने के लिए, सो दैट कि हमारी वित्तीय वर्ष की जो वित्तीय स्थिति है वो बराबर मेंटेन रहे। सर, आपने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में जिक्र किया। MOU क्या है? विभाग की MOU में क्या भूमिका रहती है? फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग के पहले बिटवीन चेयरमैन CIL और CMD WCL एक MOU एंटर होता है कि इस साल में उनको क्या क्या करना है, जिसमें 55 मार्क्स फाइनेंशियल पैरामीटर्स के हैं, 15 मार्क्स कैपेक्स के हैं, कैपेक्स बोले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रिमेनिंग पार्ट्स अदर मिसलेनियस प्रोडक्शन, सेल्स सबके हैं।
70% मार्क्स जो फाइनेंशियल पैरामीटर के बोले गए हैं, इसमें कलेक्टिवली सारी टीम WCL का सहयोग रहता है उसको अचीव करने के लिए। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हम लोग कोयला बेच रहे हैं उसकी जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आती है। ये फिगर्स बाद में जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, उस बेसिस में फिर ये MOU के पैरामीटर्स में इसको असेसमेंट किया जाता है। तो मेजर इसमें 70 मार्क्स जो है फाइनेंशियल पैरामीटर्स के हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग करना और उसको MOU का अच्छा लाना, उसमें काफ़ी बड़ा सहयोग फाइनेंस का रहता है। जहाँ भी हम लोग नीचे जाने लगते हैं MOU से, तो टाइम टू टाइम हायर मैनेजमेंट को बताया जाता है कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं और इससे हम लोग सुधारें। जब से मैं ज्वाइन किया हूँ, हमारा कैपेक्स में 100% हम लोग लेके आए हैं। जितना टारगेट दिया उसको हम अचीव किए हैं। 2019-20 में हम लोग गुड में थे, 20-21 में हम लोग वेरी गुड में आए और इस साल और अच्छा करने की हमारी को आशा है। सर, कॉस्ट ऑडिट तथा फाइनेंशियल ऑडिट में क्या अंतर है? कॉस्ट ऑडिट करने के कंपनी को क्या फ़ायदे हैं? दोनों ऑडिट ही कंपनीज एक्ट 2013 के विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत की जाती है। कॉस्ट ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट में बेसिकली डिफरेंस ये है कि फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है स्टेक होल्डर्स के लिए होता है एंड कॉस्ट ऑडिट होता है फॉर द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कॉस्ट ऑडिट इन डेप्थ स्क्रूटनी होता है, एक एक माइन के एक एक पैरामीटर्स का इन डेप्थ स्क्रूटनी होता है। वेयर एज फाइनेंशियल ऑडिट जो है या फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हैं एक एरिया लेवल पे बनते हैं और फिर कंसोलिडेट होते हैं हेडक्वार्टर में आके। जबकि कॉस्ट ऑडिट जो है एक एक यूनिट की, जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है उसकी पूरा एक्सपेंडिचर का ऑडिट होता है, उसका रेवेन्यू का ऑडिट होता है। हम लोग कहाँ लैगिंग कर रहे हैं, हमारे एक्सपेंडिचर कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, हम लोग हमारे डीजल फैक्टर पाउडर फैक्टर से कहाँ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी रेवेन्यू कहाँ कम हो रही है, हमारे अगर हम लोग कस्टमर वाइज एनालिसिस करते हैं तो हमारे लिए कौन सा कस्टमर हमारे को फ़ायदा दे रहा है, कौन सा कस्टमर से हमको नुकसान हो रहा है, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस कॉस्ट ऑडिट में आता है। बेसिकली फाइनेंशियल ऑडिट होता है वो हिस्टोरिकल डाटा होता है, और वेयर जो कॉस्ट शीट या कॉस्ट ऑडिट बोला जाए तो इसमें जो है इट इज़ फॉर बेटरमेंट ड्यूरिंग द ईयर इटसेल्फ। हम लोग इसमें ड्यूरिंग द ईयर हमारे कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें स्टेप्स ले सकते हैं। कहीं हम लोग को लॉस हो रहा है, कहीं हम लोगों के एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो टाइमली उसमें एक्शन लेने के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हम लोग इसमें स्टेप्स लेते हैं। सर, वित्त विभाग का एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन सभी सर्विंग तथा रिटायर्ड कर्मियों के ड्यूज पेमेंट करने का कार्य करता है। इस सेक्शन द्वारा कर्मियों के हित में कौन सी पहल की गई है? कर्मियों के हित में हमारे जो रिटायर्ड कामगार हैं या अधिकारी वर्ग हैं, एक हो गया रेगुलर वाले, एक हो गए रिटायर्ड वाले। तो रेगुलर वालों का मेडिकल रिएम्बर्समेंट जो हेडक्वार्टर में है, उनका मेडिकल रिएम्बर्समेंट, टीए, सैलरी, पीएफ, ग्रेच्युटी, एवरीथिंग एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन देखता है और इसकी मॉनिटरिंग की जाती है मेरे द्वारा। और दूसरा इसमें हो गया जो रिटायर्ड आदमी का पेमेंट्स है, रिटायर्ड हमारे कामगार भाई हो गए या हमारे अधिकारी वर्ग हो गए, जो भी रिटायर्ड होते हैं वो एक CPRMSE स्कीम है कोल इंडिया का, उसमें ये लोग कवर होते हैं। उसका पूरा सेंट्रलाइज पेमेंट हेडक्वार्टर वित्त विभाग द्वारा किया जाता है। आज की डेट में उसमें 15,000 मेंबर हैं, करीब 13,000 मेंबर उसमें नॉन एग्जीक्यूटिव हैं और 2,000 मेंबर एग्जीक्यूटिव्स के हैं। तो इनका पूरा सेंट्रलाइज पेमेंट हमारे यहाँ से किया जाता है। उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए अभी ERP इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। बीच में लास्ट ईयर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने के लिए शिफ्टिंग फ्रॉम कोलनेट टू ERP बहुत बिल एक्यूमुलेट हो गए थे, करीब 1500-1600 बिल एक्यूमुलेट हो गए थे। उसको हम लोगों ने पिछले हफ्ते में जीरो कर दिया और आज की डेट में है कि बिल जितना भी आता है फाइनेंस में, जितना भी क्लियर बिल्स आ रहा है, उसको 3-4 दिन में हम रिलीज पेमेंट कर देते हैं। तो अभी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गया है। और इसके अलावा हमारे एग्जीक्यूटिव वर्क का जो एक 18,000 अभी पिछले साल तक 18 जो 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता था, नेक्स्ट ईयर से 36,000 होगा एक साथ। उसका भी करीब 1700 पेमेंट हर साल हम लोग करते हैं हेडक्वार्टर से। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आज की डेट में काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गया और इसकी डेली बेसिस में मॉनिटरिंग रिपोर्ट लिया जाता है मेरे द्वारा, कितना बिल आया, कितना बिल पास किया, कितना ओपनिंग था, क्लोजिंग कितना है, पेंडिंग अगर 7 दिन से ज़्यादा है तो क्यों उसका रीज़न पूछा जाता है और उसको स्ट्रीमलाइन करने के पूरे प्रयास किया जा रहे हैं ताकि हमारे रिटायर्ड कामगार भाई या अधिकारी वर्ग है उनको कोई तकलीफ ना हो। इसमें साथ में सर्विंग वालों का तो हम लोग ख्याल रखते ही हैं क्योंकि वो तो रोल में रहते हैं।
और उनका जरा सा भी लेट होने से वो तो खुद भी अप्रोच करते हैं, फिर भी पूरा उनका पेमेंट टाइमली करने का प्रयास किया जाता है। सर, सेंट्रलाइज पेमेंट के बारे में हमें बताएं। सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम क्या है और इसके क्या लाभ हैं? सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम जो सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट आइटम है, बेसिकली जो HMM हम लोग खरीदते हैं और एक्सप्लोजिव बिल्स हैं, इन लोगों का पेमेंट हम लोग हेडक्वार्टर से रिलीज करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एरिया। बिल वहाँ से आते हैं, उनकी स्टोर SRV स्टोर रिसीट वाउचर वहाँ से आता है और पूरे पेमेंट्स यहाँ से हेडक्वार्टर से रिलीज होते हैं ताकि उनके पेमेंट में कोई असुविधा नहीं हो। और एक सेंट्रली किसी भी सप्लायर को कुछ दिक्कत हो तो सेंट्रली अप्रोच करके उसको बिल का निदान कर सकते हैं। तो इसलिए उसका पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम रखा गया है। जो भी बड़े बड़े पेमेंट्स हैं ऑन बिहाफ ऑफ एरिया, हेडक्वार्टर ही उसको रिलीज करता है। सर, कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमारे कंपनी के मुखिया माननीय श्री मनोज कुमार साहब CMD साहब के पास एक एडिशनल चार्ज डायरेक्टर फाइनेंस का भी है और उनके साथ में बड़े नज़दीक से काम कर रहे हैं और उनको देख पा रहे हैं कि उनको कितना आइडिया है फाइनेंशियल या कोस्ट के बारे में। जहाँ भी कोस्ट इंक्रीज होता है तुरंत उसको बोलते हैं नहीं नहीं भाई इसको कंट्रोल करो, एरिया को चिट्ठी लिखो, या GM कोऑर्डिनेशन मीटिंग में भी वो खुद अपने से बोल के एरिया जनरल मैनेजर को बारे में बताते हैं कि भाई आप नेक्स्ट महीना में इसको कंट्रोल करिए। इसका श्रेय हमारे कंपनी के मुखिया माननीय CMD साहब और सभी एट प्रेजेंट सभी डायरेक्टर्स को देना चाहेंगे। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी हमारी कंपनी का ऑल पैरामीटर्स इंक्लूडिंग प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी साल में उतना हम लोग अचीव नहीं कर पाए जितना हम 21-22 में अचीव कर पाए। हमारी कंपनी की वित्तीय स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमको लोन में काम चलाना पड़ रहा था और पिछले साल में हम लोग हमारी कंपनी को वापस से कैश सरप्लस कंपनी बना पाए। हमारी करीब 21 माइंस हमने माइन स्पेसिफिक में लाए हैं। हमारे यहाँ 3 कैटेगरी ऑफ सेल प्राइस रहती है। एक नोटिफाइड प्राइस रहती है, नोटिफाइड प्राइस में पावर सेक्टर नॉन पावर सेक्टर 2 तरह से रहता है। इसके अलावा हमारे यहाँ माइन स्पेसिफिक प्राइस रहती है और तीसरा रहता है कॉस्ट प्लस प्राइस। कॉस्ट प्लस प्राइस उस माइन को बोलते हैं जो माइन की लागत, मतलब पूरा लागत जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है उसकी लागत हमारी सेल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, तो उस पर हम लोग 12% IRR करने के लिए हम लोग एक प्राइस फिक्स करते हैं 12% के साथ साथ। फिर उसका कस्टमर आइडेंटिफाई किया जाता है। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का एक मिनिस्ट्री से एक तरीका दिया है, उसके बेसिस में हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। उसके बाद कॉस्ट प्लस एग्रीमेंट उससे साइन होता है और उसके बाद उसको कोल सप्लाई होता है। तो ये यूनिक फीचर WCL में कॉस्ट प्लस माइन का, और ये अभी एट प्रेजेंट में करीब 12 माइन है जिसमें हम लोग कॉस्ट प्लस एग्रीमेंट्स में कोयला सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने महाजिनको से मैटर टेकअप किया, काफ़ी रिलेशन उनके मार्गदर्शन में महाजिनको से रिलीज हुए और फर्दर इस साल भी 22-23 का भी फर्स्ट क्वार्टर का जो वित्तीय रिजल्ट है वो WCL के इतिहास में हाईएस्ट एवर रहा है। CMD साहब और सभी एट प्रेजेंट सभी डायरेक्टर्स, सभी HODs, एरिया जनरल मैनेजर्स को धन्यवाद देता हूँ और उनसे इस साल भी वही सहयोग की अपेक्षा करते हैं जैसा उन्होंने पिछले सालों में करते आए हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। संवाद कार्यक्रम में मैं तायल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। इसके द्वारा हर कामगार भाई को हर पब्लिक डोमेन में हर कोई हमारी कंपनी के बारे में जो हमारी प्रगति हो रही है, कंपनी में क्या कार्रवाई हो रही है, कंपनी कैसे इम्प्रूव कर रही है, कंपनी में क्या क्या नए नए विचार आ रहे हैं, सबका इसके द्वारा जानकारी दी जाती है और सभी लोगों को पूरा पब्लिक में ये सब चीज़ें आती है और आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया युग में ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। मैं सम्मान मंच के इस कार्यक्रम से यह भी बोलना चाहूँगा कि जो रिटायर्ड कामगार भाई अधिकारी वर्ग है वो एज पर CPRMSE मेडिकल स्कीम एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव में एक प्रोविजन है कि उनको क्वार्टर में एक बार बिल सबमिट करना है, मतलब एक साल में 4 बार ही मेडिकल बिल सबमिट करने हैं इकट्ठे करके। उसका फॉर्मेट स्कीम में दिया हुआ है, तो इससे उनको तकलीफ नहीं होगी और हम लोग को भी जल्दी काम करने में आसानी रहेगी। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।